Hello everyone, I am here with part 3 of chapter 1 What is Psychology. So our today's topic is evolution of psychology. जैसे evolution का मतलब होता है टाइम के साथ किसी भी चीज़ में चेंज आना, तो साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कैसे चेंज होता रहा टाइम के साथ, कैसे इवॉल्व होता गया, वो हम देखेंगे इसमें। तो पहले साइकोलॉजी फिलोसॉफी के अंडर ही स्टडी किया जाता था, वो फिलोसॉफी का ही एक पार्ट था। पर जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि 1879 में विल्हेम वुंड ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब खोला था साइकोलॉजी का लिप्जिग में, और तब से साइकोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन बन गया और तब से उसकी साइंटिफिक वे में स्टडी की जाने लगी। उससे पहले तक साइकोलॉजी फिलोसॉफी के अंडर ही आता था। तो अब वुंड जो थे उन्हें स्ट्रक्चरलिस्ट कहा जाता था, क्योंकि इनका कहना था कि हमें माइंड के या कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर पे हमें फोकस करना चाहिए। अब उसका स्ट्रक्चर मतलब क्या कुछ हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, सेंसेशंस हो सकते हैं, हमारी फीलिंग्स हो सकती है। तो ये कॉन्शियसनेस जो है या हमारा माइंड जो है, तो उसके जो पार्ट्स है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमें उसी की स्टडी करनी चाहिए। तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर पे फोकस करते थे, इसलिए इन्हें वुंड को हम स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं, राइट। तो अब ये करने के लिए उन्होंने एक मेथड निकाला था जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन में इंडिविजुअल्स को या सब्जेक्ट्स को ट्रेन किया जाता है और उन पे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में उनको रखते हैं, कोई स्टिमुलस उन्हें देते हैं और बाद में उन्हें रिपोर्ट करना होता है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें क्या कुछ फील हुआ, क्या कुछ उनके एक्सपीरियंसेस रहे। उन्हें खुद के मेंटल प्रोसेसेस के बारे में बताना होता था वर्बली। तो अब जैसे इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स जो है, ये जिस सब्जेक्ट पे हमने एक्सपेरिमेंट किया है वही हमें बताएगा कि उसने क्या फील किया, और कोई आउटसाइडर उसे ना ऑब्जर्व कर सकता है ना वेरीफाई कर सकता है। तो हो सकता है कि सब्जेक्ट सच बताए या झूठ बताए या उसे बराबर से बताते ना आए कि उस वक्त उसने क्या एक्सपीरियंस किया था, राइट। तो ये लेस साइंटिफिक हो जाता है क्योंकि इसे हम बाद में वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादा समय तक चला नहीं। उसके बाद विलियम जेम्स आ गए। तो जेम्स जो थे, इन्हें फंक्शनलिस्ट हम कहते हैं। अब फंक्शनलिस्ट इसीलिए क्योंकि ये कहते थे कि हमारे लिए माइंड का या कॉन्शियसनेस का फंक्शन इम्पॉर्टेंट है। अब ये डार्विन की थियोरी पे बेस्ड है। जैसे कि डार्विन की थियोरी अडेप्टेशन की बात करती है, राइट। एवोल्यूशन में अडेप्टेशन की बात करती है कि टाइम के साथ जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, वैसे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अडेप्ट करते चलते हैं। तो ये अडेप्टेशन करते वक्त इस माइंड का क्या कुछ रोल होता है, माइंड कैसे फंक्शन करता है, ये अडेप्टेशन में हमारी हेल्प करने के लिए वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा फंक्शनलिज्म कहता है। तो व्हाट माइंड डज एंड हाउ बिहेवियर फंक्शंस, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ना कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। अब जेस्टॉल्ट की जब बात करते हैं तो किसी भी चीज़ को होलिस्टिक वे में देखा जाता है। अब जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि ये जो हम स्ट्रक्चरलिज्म में हम पार्ट्स की या स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे किसी भी चीज़ की, वो सब गलत है, क्योंकि कोई भी पार्ट जो है वो पूरे स्ट्रक्चर को नहीं अच्छे से बता पाता। इनका कहना है कि होल इज़ मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अब जैसे ये अगर सर्कल है तो जब इसको हम पूरी तरीके से देखेंगे तो ये कुछ ज़्यादा नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू जब हम इसको डिवाइड करके दो सेमी सर्कल्स में या पार्ट्स में इसकी स्टडी करेंगे, राइट। तो होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ऐसा जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में माना जाता है। तो कोई भी एक्सपीरियंस जो है हमारा, वो जो भी इनपुट्स हमें एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं उससे कई ज़्यादा बड़ा होता है। तो जितना दिख रहा है, जितना हम परसीव कर रहे हैं, वो उतना ही नहीं है, उससे काफ़ी बड़ा है। तो किसी भी वे को होलिस्टिक वे में देखना इम्पॉर्टेंट है, ऐसा जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में कहा जाता है। और जब हम इसकी बात करते हैं तब हमें कोलर, कोफका, वर्दीमर ऐसे साइकोलॉजिस्ट के नाम जुड़े मिलेंगे, राइट। फिर आता है बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म में वाटसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब वाटसन का कहना था कि जो हम स्ट्रक्चरलिज्म में बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की, तो माइंड या कॉन्शियसनेस ऐसी चीज़ है जो कि विजिबल नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और जो चीज़ को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसको हम कैसे स्टडी करें। तो हमें स्टडी उन्हीं चीज़ों की करनी चाहिए जो कि ऑब्जर्वेबल है, जो कि वेरीफिएबल है। तो इनका कहना था कि स्ट्रक्चर की स्टडी वाला कॉन्सेप्ट गलत है और हमें
ऑब्जर्वेबल और वेरीफिएबल चीज़ों की ही स्टडी करनी चाहिए, और इसीलिए ये बिहेवियर की स्टडी को इम्पोर्टेंस देते थे। इनका कहना था कि जो भी चीज़ें होती है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड है, ऐसे स्टिमुलस आर इज रिस्पॉन्स। तो कोई भी स्टिमुलस जब हमको मिलता है तब हम एक रिस्पॉन्स देते हैं जो कि वो स्टिमुलस की वजह से होता है। तो हर कुछ वो स्टिमुलस पर डिपेंड करता है, जैसा स्टिमुलस मिलेगा वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो साइकोलॉजी इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स, राइट। और इन्होंने ही साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर डिफाइन किया था। जो हमने डेफिनेशन में देखा था कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर, वो वॉटसन ने कहा है। और जब बिहेवियरिज्म की बात करते हैं तो पावलोव और स्किनर, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन दोनों के काफ़ी अच्छे एक्सपेरिमेंट्स भी है डॉग और रैट को लेके, तो वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही कि ये पावलोव एंड स्किनर, ये दोनों भी बिहेवियरिस्ट है और बिहेवियरिज्म में इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड का है। सिगमंड फ्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है साइकोलॉजी में। अब सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि ह्यूमन बिहेवियर जो है दैट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिज़ायर्स। तो इनका फोकस जो था वो अनकॉन्शियस पे था। अब जैसे कि कॉन्शियसनेस के 3 लेवल होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस और इसी को प्री कॉन्शियस भी कहते हैं, और तीसरा अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस वो होता है जिसके बारे में पूरी तरीके से हम अवेयर होते हैं, जिसके बारे में हम पूरी तरीके से जागरूक होते हैं। और सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस वो होता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में भले उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, अवेयरनेस ना हो, पर थोड़ा सा सोच के याद करके हम वो चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकते हैं। तो वो सब सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस में आता है। और अनकॉन्शियस वो होता है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होती, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है पर उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो फ्रॉइड का ये कहना था कि हमारे कुछ अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होते हैं, और ये डिज़ायर्स अगर फुलफ़िल ना हो तो हमारा जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड होता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और यही डिसऑर्डर्स को फिर क्योर करने के लिए उन्होंने एक अप्रोच दिया था जिसे साइको एनालिसिस कहते हैं। तो साइको एनालिसिस में फ्रॉइड यही करते थे कि जो भी उनके क्लाइंट्स होते थे उन्हें उनसे बात करके उनके अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को खोजने की कोशिश करते थे और उसी से उनको क्योर करने की कोशिश करते थे। तो ये फ्रॉइड थे जो कि अनकॉन्शियस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते थे। फिर उसके बाद आता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो अब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कहता है कि जैसे हम बिहेवियरिज्म में एसआर की बात कर रहे थे कि सब कुछ स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस पे बेस्ड होता है सारे बिहेवियर्स हमारे, तो ऐसा नहीं है। ये कहते हैं, ये ह्यूमन नेचर का बहुत पॉजिटिव, उसको नेचर को बहुत पॉजिटिवली देखते हैं। इनका कहना है कि हर ह्यूमन में एक फ्री विल होता है, हमारे अंदर पोटेंशियल होता है कि हम खुद का ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके। तो ये जो एसआर अप्रोच जो कहता है कि स्टिमुलस पे सब कुछ बेस्ड है, जैसा स्टिमुलस मिलेगा वैसा रिस्पॉन्ड हम करेंगे, ये बहुत मैकेनिकल व्यू है और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स की डिग्निटी को हर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स के फ्रीडम को अंडरमाइन करता है। तो ये मैकेनिकल व्यू एसआर वाला जो था ये सही नहीं है। इनका कहना है कि ह्यूमन बींग्स खुद ही इतने सक्षम होते हैं, उनमें खुद में इतना पोटेंशियल होता है कि वो खुद का ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाते हैं। सो दिस, और जब हम ह्यूमनिस्टिक की बात करते हैं तब हमें रॉजर्स और मैस्लोव का नाम मिलेगा। आगे हम लोग इनकी थियरीज भी पढ़ेंगे। तो ह्यूमनिज्म में हमें रॉजर्स और मैस्लो को याद रखना है। देन आवर लास्ट टॉपिक इज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। अब कॉग्निटिव जो है वो कॉग्निशन से आया है, विच मीन्स अवेयरनेस, राइट, जागरूकता। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हाउ वी नो अबाउट द वर्ल्ड, कैसे हम अपने वर्ल्ड को जानते हैं, क्या कुछ मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जब हम अपने वर्ल्ड के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज डेवलप करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इनका फोकस मेंटल प्रोसेसेस पे है। अब मेंटल प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं? रीजनिंग, थिंकिंग, मेमोरी, ये सब मेंटल प्रोसेसेस है। और कुछ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है वो कंप्यूटर की तरह है। जैसे कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, वैसे ही ह्यूमन माइंड भी एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो ये कंप्यूटर के साथ ह्यूमन माइंड को कंपेयर करते हैं, और जैसे कंप्यूटर के प्रोसेसेस वर्क करते हैं वैसे माइंड के प्रोसेसेस भी वर्क कर रहे हैं, और उसी की स्टडी करना इस साइकोलॉजी, ऐसा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव
कहता है। और इसके साथ पियाजे और वाइगोट्स्की का भी नाम जुड़ा है। पियाजे और वाइगोट्स्की दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट की। जब हम बात करें तो पियाजे की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है और वाइगोट्स्की का कहना था कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इंडिविजुअल का, उसमें एक सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सोसाइटी और इंडिविजुअल का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज कोर ऑफ साइकोलॉजी। सो दिस वाज अबाउट कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। तो हमने एवोल्यूशन देखा साइकोलॉजी का, कैसे स्ट्रक्चर से लेके हम लोग कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव तक आए। तो पहले स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था माइंड का, और उसी की स्टडी को साइकोलॉजी मानते थे। फिर फंक्शनलिज्म पे आए कि नहीं, स्ट्रक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो माइंड के फंक्शंस को पढ़े, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। और फिर गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की बात की, जिसमें किसी भी चीज़ को होलिस्टिक वे में हमें देखना चाहिए। फिर बिहेवियरिज्म आया, जिसमें कि बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली थियरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। फिर उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिसिस, जिसमें फोकस पूरा अनकॉन्शियस पे था, उसी को खोजना और उसी तरीके से ह्यूमंस को जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसे ट्रीट करना। और फिर हमने ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव देखा, जो कि ह्यूमन बींग्स में ही एक फ्री विल होती है, एक पोटेंशियल होता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का, उसकी बात करता था। और फिर हमने ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव देखा, जो कि मेंटल प्रोसेसेस पे पूरा फोकस रखता था। सो दिस वाज अबाउट एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। इस लेक्चर में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।